स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं दोपहर 3 बजे का बुलेटिन, लेकिन इसमें शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे पंजाब की खबर के साथ। पंजाब में इस वक्त एक अलग तरह का पावर पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। एक तरफ बिजली को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ पावर यानी बिजली को लेकर राजनीति में भी उबाल है। देश जलाने वाली इस गर्मी में पंजाब जल रहा है। बत्ती गुल, एसी गुल, पानी गुल, दफ्तर भी आधा गुल, और इसलिए अब विरोध भी फुल हो रहा है। पंजाब के कई शहरों में बिजली संकट को लेकर अमरिंदर सरकार पर लोगों का आक्रोश फूट रहा। लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली में त्राही त्राही हो रही है। बीजेपी अकाली दल ने तो बाकायदा अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के तमाम शहरों का तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। खेतों में फसलें पानी के बगैर सूख रही हैं, तो इंसान बिजली पानी के बिना परेशानी में है। तो उधर अमरिंदर सरकार डिमांड सप्लाई की खाई पाटने में नाकाम दिख रही है। पंजाब में रोजाना बिजली की मांग है 14,500 मेगावाट। पंजाब में रोजाना बिजली की सप्लाई है 13,700 मेगावाट। डिमांड सप्लाई के इस फर्क को देखते हुए अमरिंदर सरकार सख्ती पर उतर आई है। जैसे सरकारी दफ्तरों का वक्त घटा दिया गया है। सुबह 8 बजे से ही दफ्तर खुलेंगे, दोपहर 2 बजे के बाद दफ्तर बंद हो जाएंगे। बड़े उद्योगों को बिजली में कटौती होगी। आंदोलनकारी कर्मचारियों से भी बात होगी। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेनटेन ही नहीं किया। जुम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। सरकार, पंजाब सरकार को चिंता करनी चाहिए कि वहाँ पर बिजली की कमी है नहीं। मतलब पंजाब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट में हालत है, तो समझ सकते हैं कि कैसी मिसमैनेजमेंट है उनकी। अमरिंदर सरकार पर हमले अंदर और बाहर दोनों तरफ से हो रहे हैं। बिजली संकट की फांस में फंसी अमरिंदर सरकार के नाम नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कुछ सलाहें जारी कर दी हैं। ट्वीट कर सिद्धू ने कहा है, बिजली कटौती की जरूरत नहीं, नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदें, अकाली सरकार का एग्रीमेंट रद्द हो, नए कानून लाकर एग्रीमेंट रद्द करें, निजी प्लांट से बिजली खरीदना बंद हो। नवजोत सिद्धू ने मौके पर चौका लगाना चाहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजली के मोर्चे पर कैप्टन का गेम फंस गया है और वो इसका फायदा उठाकर अपना स्कोर कार्ड दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और इससे पहले ही बिजली संकट को लेकर अमरिंदर सरकार निशाने पर है, जबकि ये साफ है कि बिजली चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है। केजरीवाल पंजाब गए तो बिजली को लेकर लोक लुभावन ऐलान यूं ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं। फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं?
जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, राज्य सरकारें कह रही हैं वैक्सीन का कोई संकट नहीं, लेकिन वैक्सीन सेंटर की तस्वीरों में क्या दिख रहा है आप देखिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक टीका सेंटर में किस तरह से वैक्सीन को लेकर लूट मच गई। ये मारामारी टीके को लेकर है। इधर टीका सेंटर का शटर उठा, उधर संग्राम शुरू हो गया। एक अदद डोज की तलाश में फर्राटा दौड़ शुरू हो गई। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, गिरने पड़ने की परवाह ही नहीं रही। ये मध्य प्रदेश का हाल है। एक दिन के टीकाकरण का उत्सव मनाकर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन का दावा ठोककर शिवराज सरकार शयन मुद्रा में आ गई है और जनता को यूं जंग करने पर छोड़ दिया है। इस टीका केंद्र की कहानी हम आपको बताएं, इससे पहले जरा मध्य प्रदेश सरकार के कुछ दावे फिर से सुन लीजिए। जब केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके का ऐलान किया था तो अभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा था। उस एक दिवसीय कार्यक्रम को कामयाबी बताकर मध्य प्रदेश सरकार गदगद हो रही थी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का में जो उपहार हमें दिया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 21 जून का गुणगान है और 10 दिन बाद का ये हाल देखिए। इस केंद्र को 250 टीके दिए गए हैं और 500 की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर तो वही होना था जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आज सुबह हुआ यूं कि लोधी खेड़ा में करीब 350-400 लोग एकत्रित थे वैक्सीनेशन के इंतजार में, और वहां हमें 250 डोज मिले थे। जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए शटर खोला गया तो लोग एकदम से पहले नंबर पे आने के नाम पे कूद पड़े। मध्य प्रदेश में मुफ्त टीके का अभियान जिस जोश के साथ शुरू हुआ था, उसका दम 10 दिन में ही फूलता दिख रहा है। 21 जून को 16,95,000 टीके लगे। 1 जुलाई को ये आंकड़ा 9,52,282 पर अटका रहा। अभी फिर मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन के पते नहीं है। इंदौर, भोपाल जितने बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 दिन से वैक्सीन नहीं है। बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर मंगलवार, बुधवार को कोई सत्र आयोजित नहीं होगा। तमाम टीका केंद्र बंद हो चुके हैं। सब दूर बोर्ड लग चुका है। वैक्सीन की कमी के कारण टीका केंद्र बंद है। एक दिन अभियान, एक दिन रिकॉर्ड और बाकी दिन फिसड्डी, जीरो। ये स्थिति मध्य प्रदेश की। इवेंट के रूप में एक दिन वैक्सीनेशन बढ़ चढ़कर लगाई जाती है ताकि रिकॉर्ड बन सके, उसकी पब्लिसिटी ली जा सके और उसका श्रेय लिया जा सके, और अगले दिन वैक्सीन गायब हो जाती है। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं। वही छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का भी इलाका है, लेकिन बड़े नेताओं के नाम का ठप्पा यहाँ के हालात नहीं बदल पाया है।
ये तस्वीरें सबूत हैं कि सबको टीके की राह में अब भी कई रोड़े हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। टीकाकरण पर अपना फ्यूचर प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने रखा। पूरी तफसील से बताया कि दिसंबर तक का रोड मैप क्या है, लेकिन केंद्र सरकार के हलफनामे पर नए सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सरकार ने जो कुछ बताया उससे तो ये लगता है कि रोजाना 1 करोड़ डोज का टारगेट तो जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। टीकाकरण का अभियान आगे बढ़ रहा है, सबको वैक्सीन के लक्ष्य की तरफ देश बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर अपना इरादा बता दिया है। हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 35.6 करोड़ डोज पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अगस्त दिसंबर के बीच केंद्र सरकार 135 करोड़ डोज खरीदेगी। कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायो ई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज खरीदी जाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार के इसी हलफनामे से टीकाकरण के अभियान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जून और जुलाई के आंकड़े उम्मीद देने वाले नहीं नजर आ रहे, और ये भी कि सरकार खुद अपने ही बनाए लक्ष्य से दूर खड़ी दिख रही है। और जरा गौर कीजिए, केंद्र सरकार ने पहले कहा था उसका लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ टीका देने का है, लेकिन जून में राज्यों को 11.9 करोड़ टीके की सप्लाई की गई, यानी रोजाना 39 लाख डोज। जुलाई में भी 12 करोड़ डोज की सप्लाई का टारगेट है, यानी रोजाना 40 लाख। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सप्लाई का टोटा होगा तो रोजाना 1 करोड़ टीके का टारगेट कब तक और कैसे पूरा होगा। टीकाकरण की रफ्तार पर इसलिए भी शक और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का टारगेट बताया था, लेकिन अब 135 करोड़ डोज का टारगेट बता रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर टीकाकरण अभियान पर सवाल किया। जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब में ट्वीट किया, मैंने कल ही सारे तथ्य बताए। राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं? अहंकार के वायरस का कोई इलाज नहीं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व बदलने पर सोचे। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है। हमारे देश में 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। मतलब कि टीकाकरण भले ही सुस्त हो, लेकिन राजनीति तो तेजी से आगे बढ़ रही है। मिलिंद शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमने टीकाकरण की सही स्थिति जानने के लिए दिल्ली के टीका केंद्रों का दौरा किया। देखिए आज वहां क्या हालात रही। देश के कई राज्यों में चिंता इस बात को लेकर के है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है, क्योंकि वैक्सीन कम है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन की संख्या पूरी तरह से है और तकरीबन 7,27,000 वैक्सीनेशन डोज जो है वो अभी दिल्ली सरकार के पास है। हम इस समय एक सरकारी सेंटर में खड़े हैं जहां वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तमाम जो रजिस्ट्रेशन है उसका काम चल रहा है और साथ ही साथ वैक्सीन भी लोग लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह चल रहा है। जहां 1 जुलाई की बात करें तो तकरीबन 1,47,000 वैक्सीन डोज लगाई गई थी, यानी 1.5 लाख। और अगर 7,27,000 अब भी बैलेंस में है
तो कम से कम 5 दिनों की वैक्सीन बची हुई है। तो कम मुश्किल है दिल्ली के लिए, जैसा बाकी राज्यों से शिकायत है कि वहाँ पर अभी तक वैक्सीन की सप्लाई नहीं की गई है, ऐसा दिल्ली में कतई नहीं है। और ये सरकारी सेंटर जहाँ लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो ये यहाँ पर हर उम्र वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो या फिर 45 साल से ऊपर हो, उन्हें दोनों तरह की डोज, चाहे वो पहली डोज है या फिर दूसरी डोज है, वो लगातार लगाई जा रही है। तो इसीलिए दिल्ली के लिए एक बात ये भी थी कि आखिरकार जुलाई में कितनी डोज मिलेगी। तो केंद्र सरकार से 15 लाख अतिरिक्त डोज मिली है और इसीलिए मुश्किल जो है वो दिल्ली में फिलहाल कम दिखाई पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट सेंटर हो या फिर सरकारी सेंटर। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत लगातार देखी जा रही है। आज कुछ जगहों पे जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन मिलेगी। पिछले 2 दिन से कई सारे जो बीएमसी और गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो पूरी तरीके से बंद पड़े थे। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर एक वक्त में 8 से 9 हजार लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से पूरी तरीके से ये वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आज सवेरे से कई सारे लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आए थे कि उनको वैक्सीन मिले, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने कहा कि आज भी यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आप अब सीधे सोमवार को आइए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ के हालात कैसे है। कई सारे लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनका ये आरोप है कि प्राइवेट में बराबर से वैक्सीन मिल रही है, लेकिन बीएमसी और गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर बड़ी साजिश का आरोप लगाए। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत हुई 28 जून को। उसी रोज मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। आपको दिखाते हैं उस दिन क्या हुआ था। ये वीडियो 28 जून का है। मुनव्वर राणा के घर कल आधी रात को पुलिस छापे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसका कनेक्शन 28 जून के इसी वीडियो से जुड़ा है। तस्वीर में देखिए, रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर कार पर शायर मुनव्वर राणा दिख रहे हैं। कार के बाहर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज हैं। मुनव्वर राणा का तकरीबन पूरा परिवार वीडियो में दिखाई दे रहा है, साथ में पुलिस के जवान भी हैं। अब इस वीडियो के पीछे की कहानी भी जान लीजिए। मुनव्वर राणा और उनके बेटे तबरेज का आरोप है कि रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे के करीब पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर हमला बोल दिया था। हमले की कहानी सुनिए तबरेज की जुबानी। ऐसी गाड़ी मैंने टर्न की, 2 लोग थे, वो सामने से आए और वो चेहरा वो रैप किए हुए थे। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो मतलब लाइक विद इन अ सेकंड दे स्टार्टेड फायरिंग। गोली चलाई उन्होंने, 2 गोली चलाई और मैं नीचे ऐसे हल्का सा बेंड होकर गाड़ी मोड़ ली, जो मैं कर पाया ऑल ऑफ अ सडन। उसके बाद वो लोग बस जैसे ही मुड़े, 1 सेकंड का उन्होंने होल्ड लिया होगा। तो थैंकफुली मेरे पास भी वेपन था। मैं जैसे जितनी देर में उतरा तो वो रॉन्ग साइड से चले गए बाइक लेके। ब्लैक कलर की पल्सर थी, जैसे लोगों ने बताया, मैंने नोटिस नहीं किया। मुनव्वर राणा के बेटे से जब पूछा गया कि इस हमले को लेकर क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उन्होंने चाचा के परिवार के साथ जमीन विवाद का जिक्र किया, लेकिन आरोप लगाने से इनकार कर दिया। कोई आपसे पुरानी रंजिश वगैरह रही हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरा कोई ऐसी कोई नहीं। बिकॉज मैंने बताया कि मैं मुनव्वर राणा साहब का बेटा हूँ, तो हम लोगों का कोई ऐसा कोई इशू नहीं रहा। हाँ, ये है कि वो पुरानी जो जमीन वाला चल रहा है, लेकिन वो मेरी फैमिली से ही है, तो चाचा लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना वर्स्ट हुआ है कि ये सब उन्हें कराना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता, अभी जाहिर है कि मेरा प्रेडिक्शन हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुनव्वर राणा ने अपने भाई और भतीजे पर संगीन इल्जाम लगा दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो किसी की जान चली जाएगी। आकर के मरवाना चाहता और मैं खास तौर पे कि हमारे भतीजे जो हैं मोहसिन
और ये जो यासर, ये 2 खास एक्यूज हैं जिन्होंने बाहर से लड़के बुलवाए, असलाह बुलवाया और हमको भी मरवाने के लिए कि मतलब ये बाकायदा बराबर धमकियाँ दी जा रही थी हमें भी कि तुम रायबरेली में मत दिखाई देना। हम तो एक बार आए भी तो हम दिल्ली में चले भी गया। और ये है कि अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अभी उनमें से कुछ लोग अगर पुलिस अपनी हरकत में नहीं आएगी तो एक आध की जान वो ले ले। पूरी वारदात के खुलासे के लिए मुनव्वर राणा के बेटे सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी मांग कर रहे हैं। एक इशू है ये कि जैसा वो बता रहे हैं लोग यहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं कि दे हैव अ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, तो मैं चाहता हूँ कि वो फुटेज निकाल ली जाए। सो ना हेल्प मी कि जो भी थे वो जाहिर है कि वो तो निकाल, क्योंकि ये मेरे लिए तो मतलब आई वाज अबैश्ड। ये पूरी कहानी 28 जून की थी, लेकिन 4 दिन बाद रायबरेली पुलिस पूरी कहानी को पलटती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि तबरेज पर हमला हुआ ही नहीं, बल्कि चाचा और भाई को फंसाने के लिए तबरेज ने खुद पर हमला करवाया। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अब बात लाल किला हिंसा के आरोपी के सम्मान की। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए लाल किले पर हंगामे में आरोपी जुगराज सिंह का अमृतसर में सम्मान हुआ। दिल्ली की अदालत ने जुगराज की गिरफ्तारी पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगाई थी। उसी के बाद ये सम्मान समारोह हुआ। जिस शख्स को दिल्ली पुलिस करीब 6 महीने से तलाश रही थी, ये उसी के सम्मान समारोह की तस्वीर है। 26 जनवरी को लाल किला में हुई हिंसा के आरोपी जुगराज सिंह को कल अमृतसर में एसजीपीसी और दल खालसा ने सम्मानित किया। एसजीपीसी ने जुगराज को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। कल ही दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने जुगराज सिंह को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। दिल्ली पुलिस ने जुगराज के सिर पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। बहुत खुशी का मौका कि 26 जनवरी ਨੂੰ जिस योद्धे ने, जिस नौजवान ने लाल किले ते सिख प्रभुसत्ता का प्रतीक खालसाई निशान साहब चलाया सी, उस नौजवान जुगराज सिंह दी एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली अदालत वालों प्रवान कर ली गई है। ये तस्वीर 26 जनवरी की है। देश जब गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, दिल्ली का लाल किला किसान आंदोलन के नाम पर हुए हंगामे का गवाह बना। ट्रैक्टर मार्च के नाम पर हुड़दंगी लाल किले में घुस गए और एक युवक ने वहां केसरी निशान साहिब वाला झंडा लहरा दिया। जुगराज के मुताबिक ऐसा करने के पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी। उसने जब वहां एक सिख नौजवान को झंडा लहराने की कोशिश करते देखा तो उसे भी जोश आ गया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता जज साहबान का, दल खालसा पंथ का, कि जिन्होंने मैनू ये जमानत दी है। कोई प्लान नहीं सी, गुरु महाराज की कृपा नाल असीं गए सी किसान यूनियन दे नाल, किसान दे बेटे किसान यूनियन दे नाल ही गए सी। कोई इहो जिहा प्लान नहीं कि उसदे निशान साहब चलाउणा वा, आओ अजे इहो जिहा कोई प्लान नहीं सी हैगा। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को लाल किला हिंसा के एक 50,000 इनाम के आरोपी बूटा सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। तो पाकिस्तान एक तरफ ड्रोन के जरिए घुसपैठ का नया रास्ता बनाने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ वो भाड़े के आतंकवादियों के जरिए अशांति फैलाने की अपनी पुरानी फितरत पर भी कायम है। पाकिस्तान की ऐसी ही कोशिश आज सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। खूबसूरत पहाड़ों पर बसी इस बस्ती में गूंजने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट बता रही है कि ये कश्मीर है। जन्नत में खून की होली खेलने के आदि दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना ने कल रात से ही घेराबंदी कर रखी है। पुलवामा के हाजिन की इस बस्ती में 3 से 4 आतंकियों ने पनाह ली थी।
सुरक्षा बलों को खबर मिली तो देर रात नाकेबंदी कर दी गई और रात से ही दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। मुठभेड़ में सेना के एक जवान ने शहादत दी है। ये जवान कल रात जख्मी हो गया था, आज उसने दम तोड़ दिया। गोलीबारी में फंसकर एक और शख्स की मौत हो गई। फिलहाल इलाके में पूरी तरह से घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की है, क्योंकि शक जताया जा रहा है कि इस इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। कल शाम को जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हांजन में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कल शाम हुई फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ था, जिसने श्रीनगर के सेना अस्पताल में आज सुबह दम तोड़ा। जवाब देने में सेना ने देर नहीं लगाई। चंद घंटों में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। तीनों का ताल्लुक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। कश्मीर में अशांति फैलाने का ख्वाब पाले पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ साथ नई साजिशें भी रच रहा है। आज सुबह जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरहद के पास फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की तो ड्रोन वापस पाकिस्तानी सरहद में लौट गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सरहद के आसपास 9 बार ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश पर नकेल कसने के लिए बीएसएफ ने ड्रोन हंटिंग टीम तैयार की है। ड्रोन पर नजर रखने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरहद पर तैनात होगा एंटी ड्रोन सिस्टम। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने सरहद के अपनी तरफ एक ड्रोन स्टेशन बना रखा है। में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारतीय इलाके की रेकी की नई साजिश तैयार की है। इसके जरिए वो अपने आतंकियों की घुसपैठ आसान बनाने और भारतीय ठिकानों पर हमले की भी चालें चल रहा है। हाल ही में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इसका सबूत भी मिल गया, लेकिन बहुत जल्द उसके उड़ते खिलौने आसमान में ही मार गिरा दिए जाएंगे। सेना और बीएसएफ ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पुलवामा से अशरफ वाणी और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिशों और इससे निपटने की तैयारियों पर आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह से खास बातचीत की। जिस तरीके से वायुसेना स्टेशन पर जो है ड्रोन के जरिए धमाके कराए गए, जो अभी तक जांच हुई है उसमें क्या बात सामने आई है? जो अभी तक की जांच हुई है उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफी पावरफुल थे और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आरडीएक्स होने के जो सबूत मिले हैं उसमें नुकसान काफी बड़ी तादाद पे हो सकता था, मगर अच्छी बात है कि इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मैं इसके अलावा ये बता चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा सस्पिशन हमारा इस इंसिडेंट को लेकर के है वो लश्कर तौबा के ऊपर है और लश्कर तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज कर चुकी हैं। उस शाम को भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से एक इनपुट के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ी आईडी को पकड़ा था और वो आईडी किसी वाइटल इंस्टॉलेशन या क्राउडेड प्लेस के ऊपर बाहर इस्तेमाल करने की इतला थी। उसको पहले पकड़े जाने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। वो वाली कंसाइनमेंट जो आईडी की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर तौबा का हाथ था। इससे पहले काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं, वेपन ड्रॉपिंग की, नारकोटिक्स की और एक्सप्लोजिव भेजने की, जिसमें लश्कर का हाथ पाया गया है। और ये हमें लगता है कि उसी कड़ी में एक इंसिडेंट है और इसमें भी लश्कर का हाथ होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। हमारी पुलिस और बाकी एजेंसी जो तफ्तीश में जुटी हुई हैं वो फर्दर इस पे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। दिलबाग सिंह जी, क्या ये पता लग पाया है कि ड्रोन जो है ये लॉन्च कहां से किया गया? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार से किया गया या ये ड्रोन जिनकी मदद से ये हमले करवाए गए वायुसेना के स्टेशन पे, ये किसी नजदीकी रिहायशी इलाके से लॉन्च हुए थे? अभी तक का जो हमारा इनिशियल पूछताछ है, जहाँ छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव, वेपन, बाकी चीजें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध
मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश ए मोहम्मद की सौटी भी आई थी। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है और बाकी लोकल अगर कोई एक्टिवेशन हुई हो या लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस कार्रवाई को भी साइड बाय साइड देखा जा सकता है या देख रहे हैं। पाकिस्तानी साजिश के कुछ और पहलुओं की बात। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके के दोनों संदिग्धों को आज एनआईए की टीम पटना लेकर आई। इस साजिश के तार भी दरभंगा से हैदराबाद और यूपी के शामली होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। दरभंगा स्टेशन पर धमाका करके अंडरग्राउंड हो जाने वाले दोनों संदिग्ध आतंकी करीब 2 हफ्ते में एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। बुधवार रात को दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम इन्हें लेकर आज पटना पहुंच गई। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन संदिग्ध आरोपियों को एनआईए की टीम गिरफ्तार करके पटना लेकर आई है। तस्वीरें देखिए पटना एयरपोर्ट की, जहां एनआईए की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इन 2 संदिग्ध आरोपियों को आज सुबह पटना लेकर आई है। इमरान और नासिर की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने इनके बताए ठिकानों पर छापेमारी भी की। हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान एनआईए को ब्लास्ट से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। आरोपियों के पास से आईडी बनाने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा आरोपियों से कई मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं। सत्रह जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर एक छोटा धमाका हुआ था। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी तो मची, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जांच एजेंसियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि स्टेशन पर इतने मामूली धमाके का आखिर मकसद क्या था। करीब 2 हफ्ते बाद इस छोटे धमाके के पीछे की बड़ी साजिश आखिरकार बेपर्दा हो गई। एनआईए ने बुधवार रात हैदराबाद से इस मामले में 2 आतंकियों को दबोच लिया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से चंद शख्स की पहचान की और उनको हिरासत में लिया। उनकी पूछताछ से इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश हुआ। सीसीटीवी फुटेज से यह बात साबित हुई कि इन 2 भाइयों ने, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं, इन्होंने पार्सल बुक की थी और इनकी मंशा हैदराबाद से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका कर आग लगाने की थी। दरभंगा में आतंकियों की द बर्निंग ट्रेन वाली साजिश। चलती ट्रेन में धमाके का बनाया था प्लान। धमाके और पटरी उखड़ने से बड़े नुकसान की थी साजिश। साजिश का जो पार्सल दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में फटा था, उसका असल टारगेट चलती ट्रेन में धमाके का था। कपड़ों के पार्सल के बीच छिपा कर रखा गया केमिकल बम अगर चलती ट्रेन में फटता तो आग लग सकती थी, पटरियों को नुकसान हो सकता था और बड़ी तादाद में मुसाफिरों की जान पर बनाती। लेकिन ये खौफनाक साजिश प्लेटफॉर्म पर ही नाकाम हो गई। कैसे जो आतंकवादी हैं वो इस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने की बड़ी साजिश रच रहे थे और जो 100 मिलीलीटर के इस छोटे से बोतल में लिक्विड बम यानी कि लिक्विड केमिकल बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल एक और भी उठता है जिसको लेकर केंद्रीय एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कि क्या इरादा सिर्फ उस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने का था या फिर कोई और बड़ी साजिश थी। एनआईए ने हैदराबाद से जिन 2 आतंकियों को दबोचा, उनके पाकिस्तान और लश्कर कनेक्शन के साथ खौफ की स्क्रिप्ट भी सामने आ गई। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान में साजिश, हैदराबाद से आया था पार्सल, दरभंगा में ब्लास्ट, हैदराबाद से 2 आतंकी गिरफ्तार, चलती ट्रेन में धमाके की थी साजिश। एनआईए सूत्रों का यह भी कहना है कि दरभंगा वाली साजिश असल में एक ट्रायल थी। अगर आतंकी इसमें कामयाब रहते तो देश भर में भारतीय रेलवे के नेटवर्क को इसी तरह टारगेट करने का प्लान था। हैदराबाद से आशीष पांडे और शामली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दरभंगा धमाके की साजिश का खुलासा एक सीसीटीवी वीडियो और एक मोबाइल नंबर से हुआ। इस नंबर के सहारे एनआईए की टीम ने यूपी के शामली से लेकर हैदराबाद तक साजिश की जड़ें खोद डाली। दहशतगर्दी के इस खेल के मोहरों को पकड़ लिया गया।
दरभंगा वाली साजिश भले ही इमरान और नासिर नाम के दहशतगर्दों की कारगुजारी हो, लेकिन साजिश के असल डोर पाकिस्तान में है। जांच एजेंसियों को शक तो पहले से ही था, लेकिन दरभंगा स्टेशन से सुरागों की तलाश करते करते जब इनके हाथ शामली तक पहुंचे तो दहशतगर्दी की ये विदेशी तस्वीर और भी साफ होने लगी। धमाके वाले पार्सल की पड़ताल में एनआईए को बुकिंग करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। बुकिंग करने वाले का नाम तो सूफियान था, लेकिन मोबाइल नंबर शामली के सलीम का निकला। सलीम का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की तफ्तीश में ये भी पता चला कि सलीम लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती करता है। शामली में सलीम से पुराने संपर्क के चलते ही इमरान और नासिर लश्कर से जुड़े। नासिर भी 2012 में पाकिस्तान गया और आईईडी समेत केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली। आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। जिस वक्त वो पाकिस्तान गया था उसी वक्त आईएसआई के हैंडलर और लश्कर के हैंडलर से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसे टारगेट दिया गया था कि भारत में ट्रेन में धमाके करने हैं, साथ ही साथ जो ट्रेन है उसको डिरेलमेंट भी करना है। तो फिलहाल इस मामले में हैदराबाद से एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शामली में जो सलीम है मेन रिक्रूटर, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नासिर ने केमिकल बम तैयार कर इसे पार्सल में रखा। पार्सल की तस्वीर खींचकर पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी। इसके एवज में उसे पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए हवाला के जरिए भेजे गए। अगली वारदातों की डील के लिए उसे करोड़ों रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन दरभंगा में पहली वारदात के बाद ही ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। नासिर को इस धमाके के लिए करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। 1,60,000 रुपए पाकिस्तान से हवाला के जरिए सलीम को मिल भी चुके थे। सलीम से सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान में नासिर को जो मिली थी उसके साथ हिदायत यही थी कि हिंदुस्तान की ट्रेनों के नेटवर्क को निशाना बनाना है, लेकिन अपने आकाओं की साजिश को अंजाम देने में नासिर को काफी वक्त लग गया। लिहाजा उसे पाकिस्तान से दोबारा बम बनाने के लिए वीडियो भेजे गए। इन्हीं वीडियो को देखकर नासिर ने दरभंगा वाली साजिश को अंजाम दिया। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है, बल्कि पुराने नेटवर्क को ही फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इसे सीधे सीधे कैराना के रहने वाले इकबाल काना से जोड़ रही है, जो सालों पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है। आईएसआई और लश्कर इकबाल काना के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर नए सिरे से भर्ती और हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का जाल बुन रहे हैं। शामली से अरविंद ओझा और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। यूरोपीय यूनियन के 1 जुलाई से अपने यहाँ मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवा चुके लोगों को घूमने की आजादी मिल गई है, लेकिन भारत की दोनों ही वैक्सीन को लेकर अभी ईयू ने स्वीकृति नहीं दी है। अब भारत सरकार भी योजना बना रही है कि अगर ईयू का रुख नहीं बदलता तो फिर भारत भी वहां के नागरिकों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर सकता है। यूरोपीय यूनियन के देशों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को 1 जुलाई से घूमने की आजादी मिल गई है, लेकिन ये आजादी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क के तहत मंजूरी मिली वैक्सीन को लगवाया है। भारत में लगाई जा रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी तक यूरोपीय यूनियन से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में भारतीयों के लिए यूरोपीय यूनियन में जाना मुमकिन नहीं है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से गुजारिश भी की है कि वो WHO या नेशनल अथॉरिटीज से ऑथराइज्ड की गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी कोरोना वैक्सीन को स्वीकार करें। अगर ऐसा हो जाता है तो जिन भारतीयों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोज लगी है उन्हें यूरोप घूमने में परेशानी नहीं होगी। जानकारों का भी कहना है कि जब WHO किसी वैक्सीन को हरी झंडी दिखा चुका है तो फिर कोई देश उस वैक्सीन को लगवा चुके लोगों पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ये बिल्कुल सही है। देखा जाए तो भारत 70% ऑफ द वैक्सीन वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोसेज। जब भारत से 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन केटर हो रही है वैक्सीनेशन से, आई थिंक जो वैक्सीन भारत में मिलता है वो पूरे फैक्ट से जांचा होगा। कोई भी प्रोडक्ट को साइंस से माना चाहिए, ना कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से।
अब अगर यूरोपीय यूनियन जल्द ही भारतीय वैक्सीन को मंजूरी नहीं देता है तो फिर भारत भी एक नई पॉलिसी ला सकता है जिससे यूरोपीय यूनियन को मुश्किल होगी। इस नई पॉलिसी के बाद यूरोपीय यूनियन से भारत आने वाले लोगों को क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत जब तक यूरोपीय यूनियन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता नहीं देगा तब तक यूरोपीय यूनियन के लोगों को भारत आने पर क्वारंटीन करना होगा। फिलहाल यूरोपीय यूनियन के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA की ऑथराइज्ड की गई वैक्सीन को ही शामिल किया गया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन में शामिल कुछ देश उन वैक्सीन को भी मान्यता देते हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर या WHO ने ऑथराइज्ड किया है। नई ग्रीन पास स्कीम के तहत कोविशील्ड लगवाए हुए लोगों को यूरोपीय यूनियन के देशों में आवाजाही की मंजूरी नहीं है। यूरोपीय यूनियन देशों में केवल फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन को ही मान्यता दी गई है। एस्ट्राजेनिका के भारतीय वर्जन कोविशील्ड को अभी भी क्लियरेंस मिलना बाकी है। इसके अलावा भारतीय कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलना भी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जल्दी ही मेट्रो स्टेशन पर भी वैक्सीन लगवाने की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। इसकी शुरुआत गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से हो गई। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मुमकिन है कि दूसरे स्टेशन पर भी इसे शुरू किया जा सकता है। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अब बेहद आसान हो जाएगा। मुमकिन है कि जल्द ही दिल्ली NCR के बड़े मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो जाए। शुरुआत गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से हुई है। यहां पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन या औपचारिकता के 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे से वॉक इन वैक्सीनेशन सुविधा की शुरुआत हो गई है। इस सुविधा का फायदा मेट्रो यात्रियों के साथ ही कोई भी शख्स उठा सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने से घबराते हैं। उनको लगता है कि कहीं वहीं जाके उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ये कोशिश की है कि इसमें मेट्रो ट्रैवलिंग की कोई कंपल्शन नहीं रखी है, यानी आप यहाँ पर वॉक इन आकर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई मेट्रो की टिकट या मेट्रो में ट्रैवल करना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि जो मेट्रो यात्री ट्रैवल करेंगे उनके लिए तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। ये देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसे मेट्रो स्टेशन पर बनाया गया है। पहले दिन यहाँ पर 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन आने वाले दिनों में इसे प्रतिदिन 500 डोज करने का लक्ष्य है। हम कहीं सरकारी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है। यहाँ ड्राइविंग सिस्टम लगा है, जैसे कि आज फर्स्ट डे था, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। इससे तो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अरेंजमेंट भी काफी सही किया हुआ है इन लोगों ने। मेट्रो के अलावा गुरुग्राम में मोबाइल बस के जरिए झुग्गी झोपड़ियों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। साथ ही गुरुग्राम में कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ ही स्पुतनिक V भी लगनी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि देश में हर जगह निजी और सरकारी संस्थान मिलकर वैक्सीनेशन को इसी तरह बढ़ावा देंगे, जिससे अगर तीसरी लहर आ भी जाए तो कहर न बरपा सके। आज तक ब्यूरो। जुलाई के आगाज के साथ ही महंगाई की नई किश्त भी लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। दूध से लेकर ATM से पैसा निकालने तक 1 जुलाई से बहुत कुछ महंगा हो गया। इसके अलावा भी जुलाई की पहली तारीख इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक कई तरह के बदलाव साथ लेकर आई है। जुलाई का आगाज कई तरह के बदलावों के साथ हुआ है। एक तरफ जहां कई तरह की महंगाई की किश्त ये महीना साथ लेकर आया है, वहीं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी तरह के बदलाव भी इसी महीने से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से क्या क्या महंगा होगा। अमूल का दूध 1 तारीख से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। होम अप्लायंसेज में महंगाई की शुरुआत Xiaomi के स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 6% की बढ़त के साथ शुरू हो रही है। मारुति की कारों और हीरो की बाइक स्कूटर के दाम में 1 जुलाई से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। SBI के ATM से 4 बार के बाद पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपए और अलग से GST देना होगा। IDBI बैंक साल में केवल 20 पन्नों की चेकबुक फ्री देगा, जिसके बाद हर एक चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कारोबारी खरीद पर अब 0.10% TDS काटा जाएगा।
इसमें सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल तो दूध के दाम करेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग तो इस फैसले से बेहद नाराज हैं। महंगाई के अलावा भी कई और तरह के बदलाव 1 जुलाई से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंडिकेट बैंक समेत कुछ और बैंकों के ग्राहकों का IFSC कोड 1 जुलाई से बदल जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन लागू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 50 गुना ज्यादा TDS चुकाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर से टेस्ट दिया जा सकेगा और पास होने पर घर पर ही लाइसेंस बनकर आ जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से शुरू हुई तिमाही में छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रहेंगी, जो छोटी जमा योजनाओं वालों के लिए बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो।